Good morning students. Today topic of discussion is regulation of enzyme activity. मतलब क्या है इसका कि आपकी बॉडी में लेट्स सपोज आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है। तो एंजाइम जो है वो ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आप रेगुलेट कैसे करोगे? ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे आप इस रिएक्शन को रेगुलेट कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि ए से बी बनना स्टार्ट हो गया तो बी ही बनता रहेगा। इससे तो हमारी बॉडी में बी की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है, ए की कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसी रिएक्शंस को रेगुलेट करती है, ठीक है। जब बी बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, या फिर रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स को जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उनको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी is important to coordinate the different metabolic processes। अब आपकी बॉडी में बहुत सारी metabolic processes चल रही हैं, ठीक है, लाइक ए से बी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, लेट्स सपोज ई से एफ बन रहा है। तो मान लीजिए इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में भी वही एंजाइम इन्वॉल्व है। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये सारा एंजाइम यहीं पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं हमारी बॉडी में, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए हमें रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। It is also important for homeostasis to maintain the internal environment of the organism constant, ठीक है। तो होम्योस्टासिस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन आपकी बॉडी में मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, तो उसकी रेगुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, ए से बी बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, तो इससे क्या होगा, तो आपके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा, इससे आपके सेलुलर लेवल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बी जिस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है उतना जब बन जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंजाइम को रेगुलेट कर देती है, ठीक है। लाइक ए से बी बन रहा है, जो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है उसको रेगुलेट कर देती है, उसको स्टॉप कर देती है, सो दैट जो बी केमिकल है वो एक्सेस में ना बने, ठीक है। तो सेल्स जो हैं उसके ऊपर भी अगर ये एक्सेस में बनते हैं तो उसके इन्वायरमेंट पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो होम्योस्टासिस के लिए, सेम इन्वायरमेंट के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए भी रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टू मेथड्स हैं यहाँ पे जिससे हम जनरल मैकेनिज़्म है यहाँ पे जिनसे हम एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी। कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, जिससे हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी करती क्या है, जो एंजाइम है, ठीक है, जिस भी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है उसके क्वांटिटी को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। मान लीजिए 100 एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ए से बी बनने में, ठीक है। तो अगर बी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे एंजाइम की क्वांटिटी को कंट्रोल कर देती है, 20 रख देती है, सो दैट रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाए। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन में जो बी की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम बनेगी, उसके बाद 20 से 10 रह जाएंगे, 10 से 2 रह जाएंगे। इससे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो स्लोज डाउन होते होते स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड जो है वो है अल्टरेटिंग द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। अब कोई एंजाइम है मान लीजिए, उसकी एक कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है कि वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ऐसी चेंजेस कर देंगे एंजाइम में जो दैट उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। अगर हमने किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे, सो दैट रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाए। अगर हमने किसी रिएक्शन के रेट को कम करना है तो हम इस एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, सो दैट जब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाएगा और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी।
ठीक है। तो 2 जर्नल मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम मैकेनिज्म जर्नल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज दैट इज कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे हम एंजाइम की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ए है कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम जिस रेट से एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हम उस रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, मान लीजिए ए से बी जो है वो बन ही नहीं रहा, बहुत स्लो बन रहा है, पर हमें बी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एंजाइम का डिग्रेडेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हम दोनों तरह से आपकी बॉडी जो है एंजाइम को रेगुलेट करती है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि किसी रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है मतलब उसी में ही एंजाइम जो है रेगुलेट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं चल रही और आपकी बॉडी को उस केमिकल की रिक्वायरमेंट है, उस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व है, तो आपकी बॉडी एंजाइम को सिंथेसाइज भी कर देती है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, स्लो करनी है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उन एंजाइम्स को डिग्रेड भी कर देती है, उनकी कंसंट्रेशन को जो है कम भी कर देती है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, अगर हम एंजाइम का सिंथेसिस और उसका डिग्रेडेशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स होते हैं। सिंथेसाइज फ्रॉम अमाइनो एसिड, किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। कैसे बनते हैं, जीन्स कंट्रोल से, ठीक है। एंड डिग्रेडेड अगेंस्ट टू अमाइनो एसिड आफ्टर डूइंग इट्स वर्क, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड से जब प्रोटीन्स बनते हैं, फिर एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। जो बनते कैसे हैं, हमारे अंदर जीन्स होते हैं, उन जो जीन्स हैं वही हमारे प्रोटीन, वही हमारे अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर प्रोटीन्स बनते हैं, फिर एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एंजाइम बनते हैं, जब भी इनका कहीं पे ज़रूरत होती है, तब ये अपना काम करके वहाँ से फिर से डिग्रेड हो जाते हैं प्रोटीन्स में, फिर से अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। आफ्टर डूइंग इट्स वर्क द एंजाइम्स आर डिग्रेडेड अगेन टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंजाइम क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द rate of enzyme synthesis. Enzyme quantity depends upon the rate of enzyme synthesis and the rate of its degradation, ठीक है। जो एंजाइम की क्वांटिटी है, एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, उसकी सिंथेसिस के ऊपर एंड उसकी डिग्रेडेशन के ऊपर, ठीक है। अगर सिंथेसिस ज़्यादा है तो भी एंजाइम ज़्यादा होंगे, अगर डिग्रेडेशन ज़्यादा है तो एंजाइम कम होगी, अगर डिग्रेडेशन कम है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर सिंथेसिस कम है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होगी। तो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है उसके सिंथेसिस के ऊपर, सिंथेसिस से, और सेकंड जो है उसकी डिग्रेडेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंजाइम क्वांटिटी। इंक्रीज एंजाइम क्वांटिटी में मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस और डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर एंजाइम की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो सकता है, क्यों इंक्रीज हो रही है, या तो एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, या फिर जो उसकी डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज हो गई, तभी एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज एंजाइम क्वांटिटी जो है वो क्यों होती है, वो इसके ऑपोजिट लिख देना है आपने। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस, या तो उसका रेट ऑफ जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो गया, या फिर जो उसकी डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। दैट्स वाई जो एंजाइम की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट पे एक एग्जांपल हमने देखनी है, द क्वांटिटी ऑफ लीवर ऑर्गेनिज्म, द क्वांटिटी ऑफ लीवर आर्जिनेज enzyme increase after protein rich meal due to increase in the rate of synthesis। आपके लीवर के अंदर लीवर आर्जिनेज का जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है, प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर कोई बंदा, कोई पेशेंट, कोई पर्सन हाई प्रोटीन रिच मील खा लेता है, मतलब हाई प्रोटीन डाइट ले लेता है वो, तो उसके लीवर में भी प्रोटीन की अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होता है, लीवर आर्जिनेज का अमाउंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड है ऑल्सो इट इंक्रीज
इन स्टार्व्ड एनिमल ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। सेकंड जो है वो लीवर आर्गिनेज क्यों इंक्रीज होता है, जब कोई फास्टिंग करता है, व्रत रखता है, या फिर कोई भूखा रहता है, स्टार्व्ड होता है, भूखे रहना। क्योंकि जब कोई भी पर्सन जो है वो फास्टिंग करता है, भूखा रहता है, तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो लीवर होता है उसको मैसेज जाता है कि भाई प्रोटीन जो है वो नहीं आ रहे, तो जो लीवर आर्गिनेज एंजाइम है उसकी डिग्रेडेशन डेली बेसिस पे हमारे बॉडी में एंजाइम जो है वो बनते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो लीवर क्या करेगा, जो पर्सन है वो कुछ खा नहीं रहा, प्रोटीन्स आ नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, लीवर आर्गिनेज एंजाइम की डिग्रेडेशन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा, उसकी डिग्रेडेशन जो है वो रुक जाएगी। उससे भी लीवर आर्गिनेज एंजाइम का अमाउंट जो है वो आपके बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है, अब हम बी फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडक्शन। Induction means an increase in rate of enzyme synthesis by substances called inducers. According to the response to inducers, enzymes are classified into constitutive enzyme and inducible enzymes. ठीक है। इंडक्शन क्या होती है, इंडक्शन में मतलब होता है कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज करते हैं बाय एनी सब्सटेंस, जिसको इंड्यूसर कहते हैं। इंड्यूस करना, किसी को इंक्रीज करना, ठीक है। इंड्यूसर्स क्या होते हैं, इंड्यूसर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। मतलब क्या है, इंड्यूसर क्या करते हैं, एंजाइम्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब जो एंजाइम्स इंड्यूसर्स के साथ डील करते हैं, मतलब इंड्यूसर्स के साथ उनका सिंथेसिस इंक्रीज होता है, वो एंजाइम दो तरह के होते हैं, कंस्टिट्यूटिव एंजाइम एंड इंड्यूसिबल एंजाइम। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम होता है द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंड्यूसर्स। इंड्यूसिबल एंजाइम्स होता है द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब देखिए, अब कोई इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या करता है, एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब एक बार इसने एंजाइम की सिंथेसिस इंक्रीज कर दी, तो एंजाइम जो है वो अपने आप सिंथेसाइज होता रहेगा, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। इंड्यूसिबल एंजाइम्स होते हैं, इंड्यूसर जितना इंड्यूसर इंक्रीज होगा उतना ही एंजाइम इंक्रीज होगा। मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूसर्स कंसंट्रेशन। बट कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स क्या होते हैं, उसमें एक बार इंड्यूसर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन को स्टार्ट कर देता है, इसके रेट ऑफ सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद एंजाइम जो है वो अपने आप ही सिंथेसाइज होते रहते हैं, इंड्यूसर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस स्टार्टिंग में उसकी ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम में कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंड्यूसर, इंड्यूसर के ऊपर उसका कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है, बस स्टार्ट जो है वो उसने किया था। इंड्यूसिबल एंजाइम्स होते हैं जिनको बार बार इंड्यूस किया जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूसर, जितना इंड्यूसर कहेगा उतनी ही कंसंट्रेशन एंजाइम की इंक्रीज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इंडक्शन ऑफ लैक्टेट एंजाइम इन बैक्टीरिया ग्रोथ ऑन ग्लूकोज मीडिया। मान लीजिए यहाँ पे आपके ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है। अब ग्लूकोज के ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो करता है, इंडक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो है, इंडक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम इन बैक्टीरिया ग्रोन ऑन ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया के अंदर इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो होता है लैक्टेज, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम जो है उसको इंड्यूस किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम इन बैक्टीरिया ग्रोन ऑन ग्लूकोज मीडिया। मतलब कि जो एंजाइम लैक्टेज है, ठीक है, उसकी वो किससे बनता है, इंडक्शन से, ठीक है। जितना जब रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज के ऊपर ग्रो करने की, तब लैक्टेज जो एंजाइम है वो इंड्यूस हो जाएगा। वैसे आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम जो है वो ऐसे नहीं होता, जब आप ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इंड्यूसिबल एंजाइम की एग्जाम्पल है लैक्टेज, ठीक है।
नेक्स्ट है रिप्रेशन। अगर हम रिप्रेशन की बात करें, रिप्रेशन भी बोल सकते हैं हम, रिप्रेशन जो है दैट मीन्स अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथ। अब रिप्रेशन होता है रिप्रेस करना, किसी को प्रेस कर देना, ठीक है। तो इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है डिक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, ऑफ एंजाइम। रिप्रेशंस क्या करते हैं, दीज डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है, बाय कैसे, बाय सब्सटेंट कॉल्ड रिप्रेसर, ठीक है। सेम है इसमें मैकेनिज्म, जैसे उसको इंड्यूसर्स कहते थे, जो एंजाइम्स की सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं रिप्रेसर, ठीक है। जो इंक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं इंड्यूसर्स, ठीक है, याद रखना आपने। रिप्रेसर्स क्या होते हैं, दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर, उनके एक्सप्रेशन से, मतलब उनके ऊपर इफेक्ट, जीन को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जीन्स के थ्रू काम करते हैं ये, ठीक है। ये जीन्स को एक्सप्रेस करके आपकी बॉडी में जो एंजाइम है उसके सिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं, उसके रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जिस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शन का रेट भी स्लो हो जाता है। तो रिप्रेसर्स क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, किसको प्रेस करते हैं, जीन्स को। जीन्स क्या करते हैं, आगे एंजाइम के रेट ऑफ सिंथेसिस को स्लो करते हैं, ठीक है। रिप्रेसर्स आर यूजुअली एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक रिएक्शन, सो रिप्रेसर इज समटाइम्स कॉल्ड फीडबैक रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, ए से बी बन रहा है, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है। अब बी बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया, ठीक है, तो बी क्या बन जाएगा, रिप्रेसर, ठीक है। तो क्योंकि बी क्या करेगा, इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं उसके लिए जो जीन है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। जीन्स क्या करेंगे, इस एंजाइम की सिंथेसिस को स्टॉप, रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देंगे, तो बी जो है ए से बनना वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, रिप्रेसर्स आर यूजुअली एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन चल रही है अगर बायोसिंथेटिक आपकी बॉडी में चल रही है, जो उसका एंड प्रोडक्ट होएगा, मतलब जो एंड में प्रोडक्ट बनता है वही रिप्रेसर होता है, क्योंकि जब उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी वो अपने आप रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो एंजाइम की सिंथेसिस को, रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा थ्रू द जीन्स एक्सप्रेशन से। तो कहीं ना कहीं इसको फीडबैक रेगुलेशन भी कहते हैं। फीडबैक रेगुलेशन क्या होता है, फीडबैक रेगुलेशन भी ऐसे ही होता है, जब हमारी बॉडी में ए से बी बनता है, अगर बी बहुत ज़्यादा बन जाए तो वो बैक रेगुलेशन कर देता है, उसको फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं। मतलब बी की अमाउंट ज़्यादा होने से ये अपने आप ए को मैसेज भेज देता है कि अब रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी बी जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुका है। तो बी अपने आप ही बैक रेगुलेट कर देता है रिएक्शन को, उसको बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। तो रिप्रेसर जो है वो भी यही करता है। तो रिप्रेशंस को हम फीडबैक रेगुलेशन भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज डाइटरी कोलेस्ट्रोल जो है डिक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ HMG CoA reductase which is key enzyme in cholesterol biosynthesis। अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, HMG CoA reductase। HMG CoA reductase involved in your body to synthesize cholesterol, ठीक है। बट अगर वही पर्सन कोलेस्ट्रॉल बाहर से ही खा ले बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बॉडी को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉडी क्या करेगी, HMG CoA रिडक्टेज का सिंथेसिस जो है वो भी कम कर देगी, क्योंकि HMG CoA रिडक्टेज जो है वो किस में इन्वॉल्व था, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। कोलेस्ट्रॉल आपने बाहर से ले लिया तो आपकी बॉडी को अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है नहीं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, HMG CoA रिडक्टेज की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है। तो इसको बोलते हैं रिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन इज रिमूवल ऑफ द रिप्रेसर
बाय इट्स एग्जॉशन एंजाइम सिंथेसिस रिटेन इट्स नॉर्मल रेट। ठीक है, अब जो आपने रिप्रेशन की बात की थी, ठीक है, ए से बी बन रहा था, बी जो है वो क्या करता है, एंजाइम के रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, रिप्रेस कर देता है। तो जो रिप्रेशन है, ठीक है, इसको ख़त्म करना, ठीक है, रिप्रेशन के इफेक्ट को ख़त्म करना, सो दैट जो एंजाइम है वो अपनी नॉर्मल, उसका जो सिंथेसिस है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, हमने डिक्रीज कर दिया था ना उसका रिप्रेस करके, तो रिप्रेस से उसका सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। अगर हम उस रिप्रेसर को हटा लें, उस रिप्रेसर जो बी जो उसे रिप्रेस कर रहा था, उस कॉज को हम हटा दें और एंजाइम जो है वो नॉर्मल सिंथेसाइज होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को एंजाइम एंड मेटल आयन एक्टिवेटर। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को एंजाइम एंड मेटल आयन एक्टिवेटर। The susceptibility of the enzyme to degradation depends upon its conformation, presence of substrate, coenzyme or metal ion activator cause change in the enzyme conformation, decrease its rates of degradation। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, को एंजाइम्स हैं, मेटल आयन एक्टिवेटर्स हैं, ये भी एंजाइम की जो डिग्रेडेशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक ये एंजाइम है, अब इसके ऊपर मेटल आयन एक्टिवेटर जो इसको एक्टिवेट करते हैं वो भी अटैच होते हैं, इसके साथ को एंजाइम भी अटैच होते हैं जो इसको वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट पड़ा होता है उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है एंजाइम की रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये कोएंजाइम्स हैं, मेटल आयन एक्टिवेटर्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हैं, वो भी क्या करती है, एंजाइम के सिंथेसिस को, एंजाइम की डिग्रेडेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे करती है, मान लीजिए सबस्ट्रेट की 100 मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम के 0 मॉलिक्यूल हैं, तो सबस्ट्रेट क्या करता है, आपकी बॉडी को मैसेज भेजता है कि मुझे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, तो एंजाइम को सिंथेसाइज किया जाए। तो आपकी बॉडी एंजाइम सिंथेसाइज करना स्टार्ट करती है, 10 मॉलिक्यूल स्टार्ट कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, 100 कर दिए। ठीक है, तो एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो, सबस्ट्रेट जो है वो, उसने एंजाइम के सिंथेसिस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा कम है, एंजाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको सिंथेसिस को रोक देगा, इसकी डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर देगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के पड़े हैं लेकिन एंजाइम के 100 पड़े हैं, तो सबस्ट्रेट जो है वो कम है, तो वो क्या करता है, वो एंजाइम की डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर देगा, सो दैट 100 मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होके 10 में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड ये है कि अगर को एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो को एंजाइम जब पड़े हैं तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अगर एंजाइम्स की कम है तो ये क्या करेगा, ये और एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा, फिर और एंजाइम सिंथेसाइज होगा। तो को एंजाइम जो है, मेटल आयन एक्टिवेटर जो है, ये भी अपने अकॉर्डिंग एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और डिग्रेडेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। दिस इज सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को कंट्रोल करना। ठीक है, आपके पास एंजाइम है, एंजाइम की एक कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसके ऊपर क्योंकि साइड्स होती हैं अलग अलग, वहीं से वो कंट्रोल होता है। तो उन कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स को कंट्रोल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंजाइम्स की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ए जो है, सबसे पहले हम ए जो है वो डिस्कस करेंगे, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, सबसे पहले हम ए डिस्कस करेंगे, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, allosteric regulation. Allosteric enzyme is formed of more than one protein subunit. It has two sides, a catalytic site for substrate binding and another side that is allosteric site. This is regulatory site to which an effector binds. Allosteric means another sites. If binding to the effector to the enzyme increases its activity, it's called positive effector. If allosteric activator, ठीक है, दैट इज ADP इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है,
if binding of the effector to the enzyme cause a decrease in its activity, it is called negative factor or allosteric inhibitor. ठीक है, example is ATP and citrate are allosteric inhibitor for phosphofructokinase enzyme. Glucose 6-phosphate is allosteric inhibitor for hexokinase enzyme. ठीक है, तो कंप्लीट मैं आपको ये समझाती हूँ. बाइंडिंग ऑफ द एलोस्टेरिक फैक्टर टू द रेगुलेटरी साइट्स, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, ये देखिए, ये एंजाइम है. ठीक है, एंजाइम जो है उसके ऊपर एक तो कैटालिटिक साइट है, एक एलोस्टेरिक साइट है. कैटालिटिक साइट वो होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है. एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो डिफरेंट फ्रॉम कैटालिटिक साइट्स होती है. मतलब कि कैटालिटिक साइट के मतलब अलावा अनदर साइट एंजाइम के ऊपर कैटालिटिक साइट जो होती है उसके बिना जो एक और साइट होती है उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट. तो ये क्या होगी, ये एलोस्टेरिक साइट होगी. एक होती है कैटालिटिक साइट. कैटालिटिक साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है. एलोस्टेरिक साइट पे क्या बाइंड करता है, इफेक्टर. इफेक्टर जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर पॉजिटिव इफेक्टर जो है वो बाइंड हो जाए तो वो क्या करता है, वो एंजाइम की कन्फर्मेशन को ऐसा एंजाइम के अंदर जो है वो ऐसी चेंजेस कर देता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर जाए, सो दैट रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाए. नेगेटिव फैक्टर्स क्या करते हैं, वो जब अटैच होते हैं वो एंजाइम्स के अंदर ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो इस साइट को ही चेंज कर देते हैं. अब देखिए, जो साइट थी वो पहले ऐसी थी, अब उसने साइट को टाइट कर दिया. उससे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होगा वो इसमें अटैच नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन जो है वो भी प्रोसीड नहीं होगी. समझ गए? तो दिस इज अ होल मैकेनिज्म. ठीक है, तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ठीक है, तो ये होते क्या हैं, ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर्स को पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी कहते हैं. तो ये क्या हो गया, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर. ये क्या हो गया, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की रिएक्शन को. पर ये क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की रिएक्शन को. तो इसको पॉजिटिव फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं. ठीक है, तो एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो डिफरेंट फ्रॉम द कैटालिटिक साइट्स होती है, अनदर साइट्स होती है. ठीक है, व्हेन तो पॉजिटिव फैक्टर जब अटैच होता है ड्यू टू सम कन्फर्मेशन चेंजेस, कन्फर्मेशनल जो चेंजेस होती हैं उससे वो ऐसी चेंजेस करता है. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइंडिंग ऑफ द एलोस्टेरिक इफेक्टर to the regulatory site cause conformational changes in the catalytic site. ठीक है, समझ गए ना आप. जब उस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच होता है तो वो कैटालिटिक साइट के ऊपर ऐसी चेंजेस करता है कि जो सबस्ट्रेट है अगर पॉजिटिव है तो वो अटैच हो जाएगा, अगर नेगेटिव फैक्टर है तो वो अटैच नहीं होगा. तो एक सो दैट इट बिकम्स फिट टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग. अगर वो नेगेटिव है तो बिकम्स अनफिट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेनी है आपने. एग्जांपल जो है, जो एटीपी है, ठीक है, वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम के लिए. ठीक है, तो अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो इनहिबिटर है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए. ठीक है, तो एडीपी जो है वो एक्टिवेटर है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए. तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपने याद कर लेनी है. ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है, आपने ये नहीं करना. नेक्स्ट है फीडबैक इनहिबिशन. फीडबैक इनहिबिशन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है. ठीक है, आप देख सकते हैं, इन बायोसिंथेटिक पाथवेज the end product may directly inhibit an enzyme early in the pathway. Such enzyme catalyze the early function irreversible stress specific to a particular biosynthetic pathway. Feedback inhibition may occur by simple feedback loop in the following diagram. ठीक है, where A is substrate, E is the end product, B, C, D are intermediates, E1, E2, E3 are enzymes in biosynthetic pathway. Feedback inhibition can occur by multiple feedback inhibition as occur in branch biosynthetic pathway. ठीक है, ओके.
बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो वो बैक मैसेज भेजता है ए को कि अब इसका सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाए, तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कोई बायोसिंथेटिक पाथवे है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है ई वो डायरेक्टली अटैच होता है अर्ली पाथवे में, ठीक है, सो दैट वो रिएक्शन को स्टॉप कर सके, रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत सारे पाथवे से मिलके बनी है तो वो डायरेक्टली फर्स्ट को ही कंट्रोल कर देता है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, ए जो है वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, ई जो है वो एंड प्रोडक्ट है, बी सी डी जो है वो इंटरमीडिएट्स हैं, E1 E2 E3 E4 जो है वो एंजाइम्स हैं, वो डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जो ये इन्होंने यहाँ पे लाइंस लगाई हैं ये है फीडबैक इनहिबिशन, दिस इज फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, एक उन्होंने और मैकेनिज्म दिया है कि जो फीडबैक इनहिबिशन होती है वो डायरेक्टली फर्स्ट को भी जा सकती है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मतलब अलग अलग सिस्टम के थ्रू जाए, समझ के, एक सिंगल लूप भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ई पहले इसको कंट्रोल करे, फिर ये एंजाइम इसको कंट्रोल करे, E3 E2 को करे, E2 E1 को करे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी इनहिबिशन हो सकता है, डायरेक्ट इनहिबिशन भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल फीड इनहिबिशन लूप भी हो सकती है जिसमें मल्टीपल स्टेप में इनहिबिशन होएगा। ठीक है, तो अगर हम फीडबैक इनहिबिशन की बात करें तो इट मीन्स एन एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू फर्स्ट जो है ए को स्टॉप कर देता है, उसके ए में जो एंजाइम है E1 उसके सिंथेसिस को रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो फीडबैक इनहिबिशन में होता क्या है, बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट होता है वो स्टार्टिंग रिएक्शन के एंजाइम की रेट ऑफ सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है बाय जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इट डज नॉट इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के उसको ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एंजाइम के सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। ठीक है, इट डिक्रीज द एंजाइम क्वांटिटी थ्रू द एक्शन ऑन द जीन दैट एनकोड्स द एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, जो जीन्स होते हैं ये उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, जो जीन्स होते हैं वो आगे जाके एंजाइम के सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, एंजाइम की क्वांटिटी को डिक्रीज करती हैं। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट टेक आवर्स टू डेज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, घंटों से दिन तक लग जाते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, आपकी बॉडी में HMG को रिडक्टेज एंजाइम जो है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से इनहिबिट हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई पर्सन कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऐसे ही खा रहा है तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो HMG को रिडक्टेज जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है वो उसका रेट ऑफ सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, ये नहीं आपने करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम सी जो है वो थर्ड जो है वो है प्रो एंजाइम, जिनको जाइमोजन भी कहते हैं। प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, जाइमोजन्स। ठीक है, सम एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड प्रो एंजाइम। तो आपकी बॉडी में कहते हैं ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं प्रो एंजाइम्स और जाइमोजन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है, लाइक पेप्सिनोजन, तो इनके पीछे क्या लगा होता है, जन। पेप्सिनोजन ये भी एक प्रो एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन भी एक प्रो एंजाइम है और जाइमोजन है, क्रेमोट्रेप्सिनोजन भी, प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे क्या हैं, प्रो एंजाइम्स। ठीक है, दिस इज इनएक्टिव because it contain additional polypeptide chain that block the active site of enzyme. Activation of zymogen occur by removal of that chain that marks the activated site following figure. ठीक है, आपको फिगर में समझाती हूँ मैं। आपकी बॉडी में मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी सबस्ट्रेट साइट है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है।
लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है, इस सबस्ट्रेट साइट को पहले ही ब्लॉक कर देती है किसी पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और इस साइट को ब्लॉक कर लेती है। इसको बोलते हैं प्रो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम तो है लेकिन इनएक्टिव है क्योंकि उसकी साइड जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, तो उसको जाइमोजन भी कहते हैं। बट जब आपकी बॉडी में उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होएगी तो आपकी बॉडी क्या करती है, इसके ऊपर से पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा लेती है और एंजाइम जो है वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाती है, और जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर से एंजाइम जो है वो जाइमोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फिर रिक्वायरमेंट होगी फिर से एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारा इसको बोलते हैं जाइमोजन। जाइमोजन होती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, आपके स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये प्रो एंजाइम की फॉर्म में रहता है, प्रो एंजाइम की। जब भी आप ज़्यादा कोई एसिडिक मटेरियल खा लेते हैं, ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेते हैं, तो पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। या फिर आप जब डेली डाइट लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स आप डाइट ले रहे हैं, तो डेली उस टाइम में आपकी बॉडी में एसीएल रिलीज होता है, तो उस टाइम जो एंजाइम जो है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन क्या करता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है फिर से ये पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में एंटीरोकाइनेज जो है उस एंजाइम की ब्रांच में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होती है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन्स क्या होते हैं, जब आपके कोई चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गए। थ्रोम्बिन क्या करता है, जहाँ पे चोट लगी है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है सो दैट जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाए। जब ब्लड स्टॉप हो जाता है फिर से थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम इटसेल्फ स्टॉप दिस। आपने 2 रिएक्शन जो है वो कर लेनी है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जाइमोजन। अब जाइमोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, सम एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन जाइमोजन फॉर्म टू प्रोटेक्ट द टिश्यू ऑफ रीजन फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है कि जाइमोजन्स बनते हैं, जाइमोजन इसलिए बनते हैं कि जो एंजाइम है, ठीक है, अब एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स है ना। ठीक है, तो हम प्रोटीन डाइट भी खाते हैं। जब आपके स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो सकते हैं तो एंजाइम भी तो ख़त्म हो ही सकते हैं। आपकी बॉडी एंजाइम को भी खा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, पर आपकी बॉडी जो है वो इस एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देती है सो दैट जब आपका खाना डाइजेस्ट होगा उस टाइम एंजाइम भी कहीं डाइजेस्ट ना हो जाए। ठीक है, उस डाइजेशन को रोकने के लिए आपकी बॉडी एंजाइम को प्रोटेक्ट करती है जाइमोजन की फॉर्म में। Another biological importance of zymogen is to ensure rapid mobilization of enzyme activity at the time of needs in response. एक दूसरी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि जब जहाँ पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जाइमोजन जो है वो ऐसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, और वहाँ से एंजाइम रिलीज होके रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाइमोजन की प्रेजेंस जो है वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो रैपिड रेट के लिए एकदम से जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो जाएं, उसकी रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, जो एंजाइम जो हैं वो जाइमोजन की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है, इन एंजाइम्स that are formed from many protein subunits, the enzyme may be present in inactive form through interaction between in protein subunits. ठीक है, the whole enzyme formed of regulatory and catalytic subunit is inactive. ठीक है, जो एंजाइम होता है कहते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन का ही बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है, एक तो उसमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, एक कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जब वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है, बट एक्टिवेशन जब हम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम रेगुलेटरी से कैटालिटिक को अलग कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये है एंजाइम प्रोटीन काइनेज, ये उसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में इसके 2 फॉर्म्स हैं, दोनों फॉर्म मतलब क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम में होता क्या है, 2 सब यूनिट्स होते हैं
रेगुलेटरी के और 2 होते हैं कैटालिटिक के। ठीक है, ये सारा एंजाइम है, ये पर इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके साथ ऐसी फॉर्म्स लगी हुई हैं जिनको हम रेगुलेटरी फॉर्म कहते हैं। ये भी प्रोटीन्स हैं, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, चारों ये प्रोटीन्स हैं, बट ये उसकी एक्टिव फॉर्म है, ये उसकी ये दोनों जो हैं ये रेगुलेटरी फॉर्म्स हैं। रेगुलेटरी फॉर्म क्या करती है कैटालिटिक फॉर्म के साथ? ये उसकी कैटालिटिक फॉर्म है, ये उसकी रेगुलेटरी फॉर्म है। रेगुलेटरी फॉर्म में भी 2 यूनिट्स हैं, कैटालिटिक फॉर्म में भी 2 यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के। दोनों क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बना के इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट जब प्रोटीन काइनेज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको एक्टिव किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? CAMP के थ्रू। CAMP क्या करता है? इन दोनों के साथ बॉन्ड बना के इन दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, R जो है वो दोनों अलग हो जाएंगे CC से। तो CC जो है वो कैटालिटिक साइड है। तो कैटालिटिक साइड क्या होती है? जो एंजाइम की कैटालिटिक साइड के ऊपर जाके लगती है। तो जब वो अलग हो जाएगी तो एंजाइम के ऊपर, एंजाइम की कैटालिटिक साइड जो है जब वो फ्री हो जाएगी तो वहाँ पे आके सबस्ट्रेट लग जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या था? जो कैटालिटिक साइड थी उसको ब्लॉक करके रखा था RR से, रेगुलेटरी प्रोटीन से। ठीक है, पर जब रिक्वायरमेंट होगी तब कैटालिटिक साइड जो है वो फ्री हो जाएगी, CAMP जो है वो आएगा, वो इसको रेगुलेटरी साइड्स को अलग कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जो एंजाइम है वो उसमें 2 होती हैं, रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक साइड दोनों होती हैं वो। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन करते हैं हम एंजाइम की, हम क्या करते हैं? कैटालिटिक सबयूनिट्स को रेगुलेटरी सबयूनिट से सेपरेट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया प्रोटीन काइनेज A की, उसमें क्या है? प्रोटीन इंटरेक्शन है, 4 सबयूनिट्स हैं, 2 रेगुलेटरी के हैं, 2 कैटालिटिक के हैं। होल एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है। जब एक्टिवेट होना होता है तो CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो आता है, वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि वो 2 रेगुलेटरी के साथ बॉन्ड बनाता है और 2 कैटालिटिक सबयूनिट्स को रिलीज कर देता है, सो दैट एंजाइम जो है वो अपना एक्शन कर सके। नेक्स्ट है कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अगर हम कोवलेंट मॉडिफिकेशंस की बात करें तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब एंजाइम है, अब उस एंजाइम को हम एक्टिवेट करेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं? मिथाइलेशन हो सकती है, हाइड्रोक्सिलेशन, एडिनाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। मिथाइलेशन होता है मिथाइल ग्रुप ऐड करना, हाइड्रोक्सिलेशन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना, एडिनाइलेशन होता है एडिनिलिक एसिड ऐड करना, फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो हम इन अबाउट फ्रॉम दीज 4 वी विल डिस्कस ओनली फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इट इज़ अ मोस्ट कोवलेंट मॉडिफिकेशन यूज। फॉस्फोराइलेशन जो है वो ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो मोस्ट कॉमनली यूज मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, जिससे हम एंजाइम को मॉडिफिकेशन करते हैं सो दैट एंजाइम की एक्टिविटी को हम चेंज कर सके। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम अकर्स बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। हम क्या करते हैं? एंजाइम के साथ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करते हैं। ये एंजाइम है, हम उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? जैसे सिराइन है, सिराइन एक जो एंजाइम है। ठीक है, सॉरी एंजाइम नहीं है, एंजाइम के ऊपर सिराइन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, सिराइन एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से मिलके ही एंजाइम बनता है ना। तो सिराइन एक अमाइनो एसिड है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हम क्या करते हैं? उसको हटा के फॉस्फोराइलेशन करते हैं सो दैट एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, या फिर हम थ्रियोनिन, ट्राइसिन, ये भी अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हम फॉस्फोराइलेट करते हैं सो दैट एंजाइम की एक्टिविटी कर सकें हम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो जब हम इसको कोवलेंट मॉडिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे सिराइन अमाइनो एसिड लगा हुआ है,
ठीक है, तो उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, OH ग्रुप की फॉस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स वाई हम इसको कोवलेंट मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब डीफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है कि किसी एंजाइम में से अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फोर ग्रुप लगा हुआ है, उसको फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, उसको बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम अकर बाय रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ सेराइन। जो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ सेराइन के साथ हमने फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड किया था, उसको बाहर निकालना, उसको रिमूव करने को बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इन सम एंजाइम। ठीक है, पर कुछ एंजाइम्स में जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव होती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि कोई एंजाइम है आपके पास, उसमें सिराइन अमाइनो एसिड लगा है, उसके ऊपर OH लगा है, तो ये एंजाइम एक्टिव है। कभी कभी हमारी बॉडी क्या करती है, जब ये एंजाइम को इनएक्टिव करना होता है तो इसके OH ग्रुप को वो फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देती है, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब एंजाइम का जो OH ग्रुप है वो किसी और के साथ बॉन्ड बना के इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, किसी किसी एंजाइम में, कोई ज़रूरी नहीं है हर एंजाइम में, किसी किसी एंजाइम में फॉस्फोराइलेशन जो है वो एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है, सो दैट एंजाइम जो है वो आगे रिएक्शन प्रोसीड ना कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है, लाइक ग्लाइकोजन, जो फॉस्फोराइलाइज दैट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सिट्रेट लाइज विच ब्रेक डाउन सिट्रेट। ये है एंजाइम, सॉरी, एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम्स एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंजाइम्स में हम उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करके उसको एक्टिवेट कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, इन सब को बोलते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इनसे हम किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिकेशन है। कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेशन के साथ इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेशन के साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम, अब हम देखेंगे ऐसे एंजाइम्स जिनकी अब अगर हम फॉस्फोराइलेशन कर दें तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, These are usually enzymes of degradation reaction। ठीक है, ये मोस्टली ऐसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें डिग्रेडेशन इन्वॉल्व होती है, डिग्रेडेशन होती है, लाइक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होके ग्लूकोज बनाता है। ऐसे में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। समझ गए आप? देखिए, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो मिलके बनाते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके क्या बनते हैं, अलग अलग ग्लूकोज। ठीक है, एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल है सिट्रेट लाइज, वो क्या करता है, वो सिट्रेट का ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है ट्राइग्लिसराइड्स इनटू ग्लिसरेल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जितनी भी ये ब्रेक डाउन रिएक्शंस जो हैं उसमें फॉस्फोराइलेशन से एंजाइम एक्टिवेट होती हैं और डिग्रेडेशन जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स जो इनएक्टिव होते हैं फॉस्फोराइलेशन से। अब ऐसे एंजाइम्स भी हैं हमारी बॉडी में कि अगर आप उनकी फॉस्फोराइलेशन कर दो तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल कौन सी है, ग्लाइकोजन सिंथेज which catalyze biosynthesis of glycogen, acetyl CoA carboxylase। ठीक है, एन एंजाइम इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम है, एसिटाइल कोए सिंथेसिस कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम है। अगर आप इनकी फॉस्फोराइलेशन कर दो तो ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं।
जो ये रिएक्शंस हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं, अगर इनकी आप, ये ऐसे एंजाइम्स हैं तीनों, अगर आप इनकी फॉस्फोराइलेशन कर दो तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज होल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द regulation of enzymatic reactions, how these stop and slow down the synthesis of enzyme. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स एंड आइसोएंजाइम्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।